हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफाइनाइट लव में, जहाँ मैं आपके साथ आज वांटेड एंड का 28 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि ये नवरात्रि और आने वाली नवरात्रि सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय रहे। एंड मैं लेट से आने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मैं एक चलती फिरती मिसाल हूँ प्रॉब्लम्स को अपने साथ लेके चलने वाली। इस बार फिर कुछ ना कुछ लोचा हो गया था मेरे साथ और सच में बार बार बची हूँ इस बार की प्रॉब्लम से। खैर ये सब तो मेरा हमेशा का ही है। अब इस प्रॉब्लम की दुकान की बातों को साइड करते हैं और हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन और देखुन की बातों को ये भाई और जीशु सुन लेते हैं। अभी वो चारों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखे ही जा रहे होते हैं। एंड अभी हमें ना थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, लाइक वो लोग यहाँ आए कैसे। तो सीन ऐसा था कि जो देखुन था वो तो परेशानी में यहाँ पर आंगन में आ गया था और अब भाई उसे ढूंढ रहा था। वो नीचे तो उसे ढूंढ ही लेता है, हान और फई से पूछता है, पर उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो वो ऊपर आ जाता है, ऊपर वाले फ्लोर पे, और वहाँ पर वो जीशु से टकरा जाता है। अभी जीशु से पूछता है, लाइक वो ऐसे इधर उधर क्या मंडरा रहा है। तो भाई उसे बताता है कि वो देखुन को ढूंढ रहा है क्योंकि वो मिल नहीं रहा है। अब जीशु भी उसे बताता है कि वो वैन को ढूंढ रहा है जिसका खुद कुछ अता पता नहीं है। तो अब वो दोनों साथ में ही दोनों को ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग आपस में बात कर रहे होंगे। अब इतने दिनों में वो लोग ये तो नोटिस कर ही लिए थे कि जो देखुन है और वैन है वो आपस में बात करते हैं, उनकी बनती है। अब वो दोनों ढूंढ रहे थे उन लोगों को, तभी वो लोग उस आंगन के पास पहुँचते हैं। तभी जीशु को देखुन की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि वो कल के हुए प्यार के लिए अपनी बचपन की दोस्ती नहीं खो सकता। अभी ये चीज़ सुनकर जो देखुन होता है वो रुक जाता है, भाई को भी रोक लेता है। भाई जो होता है वो नहीं सुन पाते चीज़, तो वो जीशु की तरफ देखता है। अभी जीशु इशारा करता है आंगन की तरफ, तो जो भाई होता है वो इशारे में पूछता है लाइक क्या। तो जीशु ना उसको लेके उधर धीरे धीरे के आने लग जाता है। और गेट ना ऐसा नहीं कि बंद नहीं था, वो ना उड़का हुआ था, लाइक खुला हुआ था, आधा आधा बंद था। अब जीशु ना हल्के से उसे खोल देता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब तक भाई भी देखो उनकी बातें सुनने लग गया था और उससे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है, वो भी वहाँ पर आके खड़ा हो गया होता है। अभी दोनों ना सुन रहे होते हैं उन लोगों की बातें, और जो जीशु होता है वो भाई की तरफ देखता है। एंड भाई जी के चेहरे का तो नूर ही उनकी खुशी बता रहा था। उसकी पूरी आंखों में आंसू आ गए होते हैं और लाइक उसके चेहरे पे उसकी खुशी दिख रही थी। हालांकि वो स्माइल नहीं कर रहा था, पर उसका चेहरा एकदम ही खिल गया हुआ था। अभी ना जीशु से देख के स्माइल करता है और वो दोनों ना वहीं खड़े होकर उनकी सारी बातें सुनने लग जाते हैं। पर देखो जैसे ही ये बात रिवील करता है कि वैन किसिंग हिचुन है, जीशु का तो लाइक दिमाग ही सुन पड़ गया होता है। उसको ना एकदम से झटका लगा होता है, बहुत दुख पहुंचा होता है उसके दिल को ये सुनकर। उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होती है इस चीज़ से, और क्यों ही हो। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वैन ने उससे कभी सच बोला है। लाइक जब से वो आया है, मतलब इस टाइम पर, अभी कुछ महीनों पहले, तब से कुछ ना कुछ उसे नया ही पता चल रहा है वैन के बारे में। उसने कभी उससे कुछ सच बताया ही नहीं। उसे पहले ही जानकर ये बहुत बुरा लगा था कि वैन केजिंग ने उससे बात छुपाई थी कि वो वही लड़का है जो वहाँ पर उससे मिला था जब वो किडनैप हुआ था। पर उससे वो वैन से ज़्यादा नाराज़ नहीं था, हालांकि बुरा उसे बहुत लगा था। पर इस बार ये चीज़ उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि वैन ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। अभी भाई भी ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो जीशु की तरफ देखता है और वो देखता है कि जीशु रो रहा है। अभी उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन दोनों पर, क्योंकि वो भी कुछ इंसेन टाइप का हो जाता है, इंसेन टाइप का, जब बात जीशु पे आती है। उसे भी अब कुछ नहीं दिख रहा था, उसे बस इतना दिख रहा था कि वैन और देखुन के कारण आज जीशु रो रहा है। उसका सारा जो अभी खुशी थी वो सब चली गई थी। उसको बस इतना दिख रहा था कि जीशु की आंखों के आंसू का कारण देखुन और वैन के सिंह हैं। वो उनकी तरफ जाने लगता है, तभी जीशु उसका हाथ रोकता है। तो भाई जीशु की तरफ देखता है तो जीशु नाम से रहलाता है।
अभी भाई रुक जाता है और जीशु भी भाई का हाथ पकड़े वहीं रुका हुआ होता है। एंड बैक टू द प्रेजेंट सीन। अभी ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अभी देखून वैन की तरफ देखता है, वैन देखून की तरफ देखता है। फिर ना अभी जीशु की तरफ कुछ बोलने के लिए बढ़ने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जीशु भाई के पास आता है और कहता है, भाई यही सही समय है, मेरी वजह से इस लम्हे को खराब मत करो। देख उन पर नाराज़ मत होना, उनकी बात सुनना, ठीक है। अभी जो भाई होता है वो जीशु की तरफ देखता है। जीशु कहता है, अरे मैं यहाँ खड़ा थोड़ी रहूँगा, पागल हो गया। अब वो जो भाई होता है वो देखून की तरफ देखता है, जीशु भी देखून की तरफ देखता है और फिर वो वैन की तरफ देखता है गुस्से में और वहाँ से चला जाता है। अभी जो देखून होता है वो जीशु के पीछे जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसे जीशु की चिंता हो रही थी। लाइक इस समय जीशु की मेंटल कंडीशन क्या होगी उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था, और उसका साइकोलॉजिस्ट होने के नाते देखो अभी परेशान था, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन इस समय अस्त व्यस्त थी। अभी वो जाने वाला होता है तभी वैन उसे रोक लेता है। वैन कहता है, आप यहाँ भाई के साथ रहिए, उन्हें मैं संभालूँगा। अभी जो देखो था वो कहता है, वैन तुम नहीं समझ रहे हो। तो वैन कहता है, ट्रस्ट में देखो, मैं सब संभाल लूँगा, ये सब मेरे ही कारण हुआ है और इसे मुझे ही ठीक करना है। आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए, मुझ पर इतना विश्वास किया है ना आपने, थोड़ा और कर लीजिए, मैं आशु को संभाल लूँगा। आप फ़िलहाल भाई के साथ रहिए प्लीज़। अभी जो देखो था वो कहता है, नहीं वैन, मुझे उसके पास जाना है, उसे तुम समझ नहीं रहे हो यार। तो वो कहता है, मैं समझ रहा हूँ, उन्हें तकलीफ़ मेरे कारण पहुँची है और उस तकलीफ़ का हल भी मैं ही हूँ। प्लीज़ इस बात को समझिए और ध्यान से सोचिए प्लीज़। इस समय वो मुझसे नाराज़ है, उन्हें एक्सप्लेनेशन जो भी कुछ चाहिए होगी वो मुझसे चाहिए होगी। प्लीज़ आप यहाँ रुकिए, मैं जा रहा हूँ, एंड डोंट वरी अबाउट अस, मैं सब ठीक कर दूँगा, आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक कर दूँगा। देखो अभी जो भाई होता है वो दोनों को देख ही रहा होता है। अब जो वैन होता है वो वहाँ से जाने से पहले एक बार भाई को देखता है, जो कि उसे अभी घूर के देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है शीशे के पीछे। अभी जो देखून होता है वो और भाई वहाँ पर अकेले होते हैं। देखून भाई को देख रहा होता है और भाई देखून को देख रहा होता है। अभी जो देखून होता है वो भाई की तरफ एक कदम बढ़ाता है। भाई कहता है, तुमने मुझसे भी इतनी बड़ी बात छुपाई ना, तुम जानते थे ना कि वो जुन है। तो वो कहता है, मैं क्या करता यार, तुम बताओ। अगर मैंने ये बात उस रात पार्टी में ही बता दी होती तो क्या आज जीशु ऐसा होता, क्या वो खुश होता, कि वैन और जीशु साथ होते? नहीं, आज जो जीशु की हालत में सुधार आया है वो भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। उसका साइकोलॉजिस्ट होने के नाते और तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और इसमें क्या बुराई है यार। वैन यहाँ किसी को धोखा देने नहीं आया था, वो तो जीशु को प्यार पाने आया था, उसे उन प्रॉब्लम से बचाने आया था जो उसके आसपास मंडरा रही है, जिसका तुम लोगों को कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं है कि जीशु किस खतरे में रह रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता है भाई। मैं जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि वैन की नीयत एकदम साफ़ है। उसका मन और उसका जीशु के लिए प्रेम गंगा जल की तरह पवित्र है। उसके मन में कोई खोट नहीं है। उसकी मजबूरियाँ थी जो उसने सब कुछ जिससे छुपाया। और क्या करता वो, तुम बताओ। अगर मैं जीशु की जगह होता और तुम वैन की जगह होते तो तुम क्या करते? क्या तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई और ऑप्शन होता? नहीं, किसी के पास भी नहीं होता। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट था। अभी भाई कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलता है, फिर कहता है, तो वैन भाई का दोस्त नहीं है, भाई उसके लिए काम करता है। तो जो देखून होता है वो हाँ में से रहता है। फिर देखून भाई के पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है क्या? तुम मुझे बचपन से जानते हो भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जीशु के साथ कुछ गलत होने दूँगा? क्या तुम्हें भाई पे विश्वास नहीं है? क्या मुझ पर विश्वास नहीं है?
अभी भाई देखो उनके उस हाथ पे जो कि उसने अभी भाई के हाथ पे रखा हुआ था, उस पे अपना दूसरा हाथ रखता है और कहता है आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। देखो मैं बस दिशु को ऐसे रोता हुआ देख नहीं पा रहा था यार। मैं मैं कैसे बताऊँ यार। मैं अभी वो इतना ही बोलता है, तभी जो देखो होता है वो भाई को हक कर लेता है। देखो फिर कहता है तुम्हें मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि शिशु तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ओके, मैं जानता हूँ एंड बिलीव मी, बहन से बेहतर साथी उसके लिए कोई नहीं हो सकता। अभी जो भाई होता है वो भी उससे हक कर लेता है। अभी थोड़ी देर तक वो लोग ऐसे खड़े होते हैं, फिर देखो भाई को कुछ सारा करता है और भाई की आंखों में आंखें डाले हुए होता है, स्माइल करता है और कहता है वैसे तुमने क्या हमारी सारी बातें सुन ली। अभी भाई तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है लाइक इस मोमेंट पे। अभी वो बस देखने को देखे जा रहा होता है, फिर वो अपनी नज़रें नीचे करता है और कहता है नहीं। अभी देखो स्माइल करता है, भाई के चिन पे करता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है नहीं। अभी भाई की तो सांसें अटक गई होती है लाइक जिस मोमेंट का उसने इतने समय तक इंतज़ार किया था, आज जब वो मोमेंट उसके सामने था तो उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। ये सिचुएशन उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। वो बस यहाँ से भागना चाहता था इतनी दूर कि देखो उस तक पहुँच ही ना पाए। उसे इस समय ना इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी। अभी वो बस उसे ऐसे देखे जा रहा होता है। वो फिर अटकते हुए देखो उनके बात का जवाब देता है और कहता है नहीं। और ये कहकर वो ना जान लगता है, तभी देखो उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है। भाई के चेहरे पर बिखरे हुए उसके बालों को समेटते हुए कहता है अगर तुमने कुछ सुना नहीं है तो मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो। अभी जो भाई होता है स्टिल उसने अपनी नज़रें नीचे करके रखी हुई होती है। अभी देखो तो भाई को बस इसे देखे ही जा रहा होता है। फिर वो कहता है सिर्फ अपने सर से नीचे करके ही खड़े रहोगे, यूँ तो कचर 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 करते रहते हो। अभी जब मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो ऐसे शांति से खड़े हुए हो। भाई स्टिल कुछ नहीं बोलता है। तो आप देखो जो होता है वो उसके थोड़ा क्लोज आता है, लाइक फेस के क्लोज नहीं, फेस के साइड से वो ईयर्स के क्लोज जा रहा होता है भाई के। उसके कानों के पास आता है और कहता है तुम चाहे आज खामोशी क्यों ना रहो भाई, पर मेरे दिल की बात तो तुम्हें सुननी होगी। भाई आई लव यू। भाई तो इस समय एकदम ही स्टक हो गया होता है। वो बस शॉक में ऐसे खड़ा हुआ होता है लाइक वैन से देखो उनके बात करने की बात अलग थी, जो उसने कहा था कि लाइक वो भाई से प्यार व्यार करता है, तो वो बात अलग थी। हालांकि वो भी बहुत बड़ा शौक था, पर अभी देखो उनका उसके करीब आकर ऐसे उससे आई लव यू कहना, ये तो कुछ डिफरेंट ही था उसके लिए। वो भी बस ऐसे खड़ा हुआ होता है। अभी जो देखो होता है वो उसके कानों से थोड़ा सा दूर हटता है, उसके गालों पे किस करता है और फिर उसे देखने लग जाता है। भाई तो बस हैरत से देखो को देखे ही जा रहा होता है। अभी जो देखो होता है वो भाई के गालों पे हाथ रखाता है और कहता है हाँ भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कब से ये नहीं पता। आई रियली डोंट नो अबाउट इट बट आई रियली लव यू। भाई अब अपने दोनों हाथों को अपने ऊपर रखे हुए होता है और बड़ी बड़ी आंखों से देखो को देखे ही जा रहा होता है। अभी देखो उसे देख कर लाइक उसकी ऐसी क्यूटनेस देख कर स्माइल करता है, उसके दोनों शोल्डर्स को पकड़ता है और कहता है डिड यू हियर मी, तुमने सुना मैंने क्या कहा, आई लव यू भाई। अभी भाई ना एकदम से उसे हग कर देता है, देखो भी उसे बैकअप करता है और अब भाई बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है। एंड देखो उसके सर पे अपना हाथ फेर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। अभी भाई जो होता है वो उससे अलग होता है और कहता है तुम यकीन नहीं जानोगे, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता है देखो कि मैंने इस दिन का कितना इंतज़ार किया है, बिना किसी उम्मीद, ना किसी उम्मीद की कभी तुम्हें भी मेरी तरह प्यार होगा।
कभी तुम भी मुझे चाहोगे। मेरे दिल में चाहत हमेशा से थी कि तुम मुझे एक दोस्त से ज़्यादा समझो, पर उम्मीद उम्मीद मेरे मन में नहीं थी। मुझे हमेशा ये लगता था कि तुम मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह ही देखोगे, और ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती थी। मैं क्या करूँ, मैं स्वार्थी हो गया था। मुझे सिर्फ तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए थी, मैं तुम्हारा प्यार भी चाहता था। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त बन के खुश नहीं था, बस आई वांटेड योर लव। अमित देखो भाई के आंसू पोंछता है और कहता है, आई एम सॉरी भाई, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें पता नहीं कितने टाइम से ये सब चीज़ें सहनी पड़ी। आई एम सो सॉरी, और मुझे कुछ पता ही नहीं था। देखो कैसा दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। आई एम सो सॉरी। अभी भाई से कहता है इट्स ओके, तुम्हारी गलती नहीं है। बेवजह खुद को दोषी मत ठहराओ, तुम्हारी गलती नहीं है। ओके, अब जो कुछ भी हो गया है उसे भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ ठीक है। अभी जो देखो होता है, जो कि उसे हक किया हुआ होता है वो भी नोट करता है। अभी वो लोग ना ऐसे खड़े हुए होते हैं। अभी भाई के मन में एक बात खटकती है। वो देखो उनसे अलग होता है और कहता है, एक मिनट, तुमने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? तो देखो कहता है, क्या? तो भाई कहता है, शिशु के ऊपर कोई खतरा है। क्या खतरा है? क्या हुआ है? अभी देखो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो भाई कहता है, देखो प्लीज़ अब मुझसे कुछ मत छुपाना, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है, प्लीज़। देखो अभी जो देखो होता है वो डीप ब्रेथ लेता है, और फिर वो जो भी कुछ बेन और फाई और देखुन चाहते हैं वो सब कुछ उसे बता देता है। एंड भाई तो एकदम ही शॉक जाता है। वो कहता है, क्या अंकल साहब? देखुन कहता है, हाँ अंकल साहब, और हम लोग की बदकिस्मती देखो, हम में से कोई उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। अभी भाई कहता है, देखो प्लीज़ तुम लोग श्योर तो हो ना इस बारे में? तो देखो कहता है, तुम्हें हम लोग पागल लगते हैं क्या? हम बिल्कुल श्योर हैं। पहले तो सिर्फ 90% श्योर थे। फिर फैन ने बताया कि उसे सैम का कॉल आया था, और सैम ने बताया कि उसने मिसेस जाओ मिस्टर जाओ को बात करते हुए सुना। उसके बाद तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। हम तीनों कन्फर्म हो गए इस बारे में, पर हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि शिशु की मानसिक हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो इतना बड़ा शॉक झेल पाए। हमें नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए सबसे पहले शिशु का ठीक होना ज़रूरी है। आई होप कि वह उसे मना ले, क्योंकि वो गया तो बहुत गुस्से में है, पर मुझे फैन पे पूरा भरोसा है। वो ज़िद्दी किस्म का लगता है मुझे, हार तो वो मानेगा नहीं। फिर जो भाई होता है वो भी स्माइल करता है उसकी बात सुनकर, और तिकुन भी स्माइल करता है। अभी हमें फैन और शिशु को दिखाया जाता है। शिशु जो होता है वो अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा हुआ होता है, और फैन उसके पीछे खड़ा होता है थोड़ी दूर पर। अभी फैन शिशु को देखे ही जा रहा था। शिशु जब से वहाँ पे आया था, लकी उन्हें आए हुए टाइम हो गया था, 10-15 मिनट तो हो रहे थे, और उतनी देर में शिशु ने एक शब्द नहीं बोला था, एक शब्द भी नहीं। और फैन को ना अभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। हालांकि उसने कहा था कि वो शिशु को मना लेगा, और उसे पता भी है कि वो मना लेगा, पर इस मोमेंट पे शिशु की खामोशी उसे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। वो देखता ही रहता है, वेट करता रहता है कि वो कुछ बोले, पर वो कुछ नहीं बोलता है। तो फिर फैन ही बात शुरू करता है। फैन कहता है, आशु प्लीज़ कुछ बोलिए, प्लीज़ गुस्सा कीजिए, चिल्लाइए, मुझसे नाराज़गी जताइए, पर प्लीज़ कुछ बोलिए। मुझसे आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज़ आशु कुछ बोलिए। अभी शिशु वैन की तरफ पलटता है और कहता है, क्या मुझे अधिकार है वैन कि मैं तुमसे गुस्सा हो सकूं, तुमसे नाराज़गी जताऊं? क्या तुमने मुझे इस लायक समझा भी है? तो वैन जो होता है उसके पास आने वाला होता है, पर शिशु कहता है, स्टे अवे फ्रॉम मी वैन, दूर रहो मुझसे। तो वैन कहता है, ठीक है मुझे एक बार मेरी बात
बात करने का मौका तो दीजिए प्लीज़। जीशु कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुमने मुझसे कभी कुछ सच नहीं कहा है। तुम्हारे बारे में मुझे हर चीज़ अचानक से पता चल रही है। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, पर प्यार करने वाले झूठ नहीं बोलते, वह नहीं बोलते। तो वैन कहता है मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज़। अभी जीशु कहता है हमारे रिश्ते की नींव ही झूठ से शुरू हुई थी, सब झूठ। वैन कहता है मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है, बस अपना सच नहीं बताया। वैन कहता है हाँ, अच्छा तरीका है अपनी सफाई पेश करने का। वैन कहता है मैं सफाई पेश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सच बता रहा हूँ और आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, ना यहाँ से मैं जाऊँगा ना आपको जाने दूँगा। सो यू विल हैव टू लिसन टू मी। शिशु का दिमाग अभी बहुत ख़राब हो चुका था, उसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको बस इतना समझ में आ रहा था कि वैन केजी ने उससे बातें छुपाई हैं, उससे झूठ बोला है और प्यार करने वाले झूठ नहीं बोलते हैं। उसे बस इतना समझ में आ रहा था। वो काफ़ी गुस्से में भी था और वो वैन की अभी कोई बात नहीं सुनना चाहता था, पर अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। अभी शिशु उसके पास आता है और उसका हाथ होल्ड करता है और कहता है मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है आशु, सिर्फ सच छुपाया है और मेरे हर बार ऐसा करने की एक वजह है। आप बताइए, अगर आपसे मैं जुनून के मिलता तो आज हमारा रिश्ता ऐसा होता? क्या मैं आपका बॉडीगार्ड बन पाता? क्या आप मुझे अपने बॉडीगार्ड के रूप में एक्सेप्ट करते? और दूसरी बात, मैं चाहता ही नहीं था कि किसी को भी ये पता चले कि मैं जुन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं चाहता था कि आपको पता ना हो। पर आशु, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं बस आपका रक्षक बनना चाहता था, आपके साथ रहना चाहता था, आपसे मिलना चाहता था। और जब मुझे ये पता चला कि नंदिनी मैम ने इंटरव्यूज़ लेना शुरू किया है आपके बॉडीगार्ड के लिए, तो ये मौका मेरे लिए एक सुनहरा अवसर था आप तक आने का, और मैं ऐसे होना नहीं चाहता था। अभी शिशु तो वैन को देख ही जा रहा होता है और अब उसका गुस्सा ना हल्का कम भी हुआ होता है। अब जो वैन होता है वो शिशु के गालों पे हाथ रखता है और कहता है मुझे एक बात बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप ये नहीं करते? अभी शिशु कुछ नहीं बोलता है। वैन फिर शिशु के फोरहेड से अपना फोरहेड सटाता है और कहता है भले ही मैंने आपसे बहुत सारे सच छुपाए हैं अपने बारे में, आप मेरे बारे में लगभग कुछ नहीं जानते, पर एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने किया है, सिर्फ आपके लिए किया है, सिर्फ आपको पाने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए किया है। वैन कैसी मर जाएगा पर अपने आशु को धोखा नहीं देगा। मेरी बात का यकीन कीजिए आशु, ये सब चीज़ें सिर्फ मेरी मजबूरी थी, सिर्फ मेरी मजबूरी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको धोखा नहीं देना चाहता, कुछ नहीं छुपाना चाहता था आपसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी ना वैन एकदम से रोने लग जाता है, उसकी आँखों से आँसू गिरे जा रहे होते हैं एंड शिशु देखता है और ऑब्वियसली वो इतना तो जानता ही है कि वैन उससे प्यार करता है, 12 साल पहले से ही प्यार करता है एंड वो भी वैसे प्यार करता है, कितना इंसान गुस्सा होकर दिखा देगा। अभी वो देखता है कि वैन रोने लग गया है तो वो वैन को हग कर लेता है और वैन उसे बहुत ही टाइट हग करके से रोने ही लग जाता है, बहुत रो रहा होता है वो। शिशु कुछ नहीं बोलता है और बस उसके सर पे से हाथ फेर रहा होता है। अभी वैन स्टिल यही बोले जा रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, यही बोले जा रहा होता है वो। जीशु अभी वैन को गुस्सा करता है, उसका फेस अपनी तरफ करता है, लाइक वो सिरिंज करके रखे हुए होता है ना, तो उसका फेस अपनी तरफ करता है, उसके आंसू साफ करता है और फिर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर तुम्हें अपने बारे में मुझे अभी सब कुछ बताना होगा, सब कुछ सच सच। वैन अभी जीशु को देखता है फिर कहता है अभी? तो जीशु कहता है हाँ अभी, क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे बारे में पता नहीं मुझे क्या पता चल जाए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता।
तो तुम्हें मुझे सब कुछ अभी बताना होगा। अभी शिशु स्माइल करता है, लाइक वो बोल तो सही बात रहा था और सीरियस भी था, पर वो इस चीज़ को फन वे में फैन को बता रहा था। अभी फैन भी एक हल्की सी स्माइल करता है, फिर कहता है प्रॉमिस मी, मेरी बात पूरी सुनने के बाद आप मुझसे नफ़रत नहीं करोगे, मुझे मुझे छोड़ने का ख्याल नहीं लाओगे अपने मन में, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, प्रॉमिस मी। अभी शिशु तो फैन को देखे ही जा रहा होता है। शिशु कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो फैन। फैन कहता है प्रॉमिस मी प्लीज़, अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, मुझसे नफ़रत नहीं करोगे। तो शिशु फैन के हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है मैं तुमसे नफ़रत क्यों करूँगा, कभी भी नहीं, अ प्रॉमिस। शिशु की बात से आश्वस्त होकर फैन अब शिशु को अपने बारे में बताना शुरू करता है। सो गाइस, सीन ऐसा था कि वैन केसिंग के पापा ने वैन केसिंग की मॉम को छोड़ दिया था किसी और औरत के लिए, और उनसे ना धोखे से ही डिवोर्स पेपर पे साइन भी करवा लिए थे और फिर उन्हें घर से निकाल दिया था। अभी वैन की मॉम ना बहुत ही सीधी सादी औरत थी। वैन तेज था पर वो भी उस समय बच्चा ही था, क्या ही कर लेता। वैन की मॉम ने अपने पति के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की थी क्योंकि जो वैन के पापा थे वो रिच थे और उन्होंने पुलिस वालों को भी हैंडल कर लिया था अच्छे से, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी वैन की मॉम की। अब वो ठहरी सीधी सादी औरत, एंड इतना होने के बाद तो जो बच्चे को जो हिम्मत थी वो भी चली गई थी उनकी। अब वो वैन को लेकर अपनी माँ के घर आ गए थे, लाइक वैन की नानी के घर। उनकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी। अब वो घर ही था जहाँ पर वो रह सकते थे, तो वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, वैन और वैन की मम्मी। लाइक वैन की मम्मी जो थी ना वो पुअर थी, वो गरीब घर से थी, और वैन के पापा रिच थे। उनकी लव मैरिज हुई थी पर उनके पापा ने फिर किसी और से शादी कर ली थी और ऐसा ऐसा हो गया था। तो अभी उनकी मम्मा जो यहाँ पे आई थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अभी तो वो लोगों के घर में बर्तन, झाड़ू पोछा, खाना वाना ये सब करके अपना और वैन का ख्याल रखती थी। अभी वैन ये सब चीज़ें देखता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था कि उसकी मम्मी इतना काम कर रही है। वो रात को देर-देर से आती थी घर पे, बहुत थकी-थकी रहती थी। फिर घर पे आके उन्हें खाना भी बनाना होता था क्योंकि बाकी काम तो वैन कर ही लेता था। वैन को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता था कि वो इतना मेहनत करती हैं। वैन ना डिसाइड करता है कि अब वो भी काम करेगा और अपनी माँ की हेल्प करेगा उन्हें बिना बताए। तो वो स्कूल के लिए निकलता था लेकिन स्कूल जाता नहीं था। वहाँ पर एक स्टेशनरी की दुकान थी, वहाँ पर वो काम करने लग गया था। स्टेशनरी का ऑनर उसे काम पे नहीं रख रहा था क्योंकि एक तो वो माइनर था और दूसरा वो अपनी फैमिली को बताकर नहीं आया था। वैन ने शुरू में उन्हें बता दिया था, लेकिन वैन ने बहुत रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने उसे काम पे रख लिया था। एंड एक दिन वैन की मॉम को ये बात पता चल गई थी तो उन्होंने वैन को बहुत डाँटा था। फिर उसे बाद में समझाया भी था कि उसे पढ़ाई-लिखाई करनी चाहिए क्योंकि अगर आज वो पढ़ी लिखी होती तो उन्हें ऐसे दूसरों के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक अच्छी जॉब करती। पढ़ाई बहुत बड़ा शस्त्र होता है और जितनी इम्पोर्टेंट पैसे की होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस पढ़ाई की भी होती है। उन्होंने उसे बहुत समझाया था तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो पढ़ाई करेगा पर वो काम नहीं छोड़ेगा। वैन की मॉम इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, पर जितनी वैन की माँ सीधी थी उतनी ज़्यादा ज़िद थी वैन के अंदर। वो उन्हें फाइनली मना ही लेता है। अभी वो लोग कैसे-कैसे करके अपनी लाइफ़ को जी रहे होते हैं। उन लोगों की लाइफ़ में भले ही पैसों की कमी रहती थी पर वो दोनों बहुत खुश रहते थे। वैन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उनके पास जो कुछ भी था उनकी माँ ही थी। अभी एक दिन वैन अपने स्कूल से आ रहा होता है और उसकी माँ भी उसके साथ ही होती है, उसे लेने ही आई होती है क्योंकि उन्हें फिर वहाँ से कहीं घूमने जाना था पिकनिक पे। अभी वो लोग आ रहे होते हैं एंड वहाँ पर जो रोड क्रॉसिंग होती है ना, वो लोग उस पे चल रहे होते हैं, तब वो रेड लाइट होती है। तो जो लोग चलते हैं ना वैसा वाला सिचुएशन था, तो वो लोग चल रहे होते हैं लेकिन बड़ी गाड़ी उस सिचुएशन में भी रुकती नहीं है और ऐसे बढ़ते हुए चली आती है हाई स्पीड में। और जब वैन की मॉम देखते हैं कि वो कार उसकी तरफ आ रही है तो वैन को दूसरी तरफ कर देती है और लेकिन खुद को नहीं बचा पाती और वो गाड़ी उनको कुचल देती है। और वैन तो ये चीज़ देखकर एकदम ही शॉक्ड हो गया था। वो तो कुछ टाइम के लिए ब्लैंक ही हो गया था और फिर जब तक अपनी मॉम के पास जाता है तब तक उसकी मॉम मर चुकी होती है। अब
वैन की मॉम की माने ये बात तो वैन की ज़िंदगी एकदम खाली हो गई थी। वैन ने और वैन के आसपास के लोगों ने मिलके उसकी मम्मा का क्रियाक्रम तो कर दिया था, पर वैन अब एकदम ही अकेला हो गया था। वो पहले ही वैसे किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि आसपास के लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे और ना ही उसकी माँ के साथ करते थे। उनके हिसाब से वह छोड़ी हुई औरत थी, तो सब उनके साथ बहुत ही अजीब तरह का बर्ताव करते थे। और शुरू में जब वैन उन सबसे बात करने की कोशिश करता तो वो वैन के साथ बहुत ही ज़्यादा घटिया तरह का बर्ताव करते थे। उसके बाद वैन ने उन सबसे बात करना ही छोड़ दिया था। वो और उसकी मम्मा वहाँ पर किसी से भी बात नहीं करते थे, किसी से भी उनका कोई मतलब नहीं रहता था। एंड अब जब वैन की मम्मा नहीं थी, वैन एकदम अकेला था, तो पूरा मोहल्ला वहाँ का वैन को खाने के लिए दौड़ता था। लाइक उसके साथ बहुत ही बुरा तरह का सलूक होता था। वो जहाँ पे काम करता था, वो स्टेशनरी वाली शॉप भी शिफ्ट हो गई थी उस जगह, तो उसके पास काम भी नहीं था और आसपास के लोग में कोई उससे काम भी देना नहीं चाहता था। वैन के स्कूल में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि अब उसके पास फ़ीस देने के लिए पैसे तो होते नहीं थे। ना वो अभी जॉब कर रहा था, ना उसकी मम्मा थी, लेकिन उसे स्कूल से निकालना नहीं चाहता था, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत काम करता था। लाइक पूरे स्कूल की सफाई कर देता था, क्लीनिंग सब करता था। तो उसे स्कूल में रखा गया था। लाइक वो पढ़ सकता था, वहाँ पे उसको इजाज़त थी कि वो पढ़ सकता था। उसके खर्चा वो लोग स्कूल वाले दे देते थे, तो इतना तो था कि वो पढ़ाई उसकी ख़राब नहीं हुई थी। उसकी लाइफ एकदम से ही तहस-नहस हो चुकी थी, पर वो ये जानता था कि उसे इस लाइफ को जीना है। उसकी माँ ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी, तो नो मैटर व्हाट वो ये लाइफ जिएगा, उसने खुद से वादा किया था। वो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था, क्योंकि कई-कई दिन होते थे वो कुछ खाता नहीं था। पर इस वीकनेस में भी वो अपने घर को बहुत ही ज़्यादा सजा कर रखता था, सँवार कर रखता था, क्योंकि उसके पास उसकी माँ की, उसकी नानी की निशानी थी। वो अपने घर से बहुत प्यार करता था। एक बार वो जब अपने घर पे पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर उसका एक नेबर आता है, जो उसे बुलाता है और कहता है कि वो काम के लिए बुला रहा है उसे। उसने कहीं उसके लिए बात की है। वैन को यकीन तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, पर फिर भी वो एक चांस लेना चाहता था। वो उनके साथ चला जाता है एंड वो उसे ना उस जगह से काफ़ी दूर ले आते हैं। वो उसे घर पे लेके आ जाते हैं। लाइक वो घर था, वहाँ पर लेके आते हैं। वहाँ पर 4 लोग पहले से थे और वो सब वैन को बड़ी ही अजीब तरह से देख रहे थे। अभी वो इंसान जो उसे लाया था यहाँ पे, वो वहाँ से भाग जाता है। लाइक वो वहाँ से चला जाता है। अभी वैन ना उन सब इंसानों में से एक इंसान को पहचान जाता है। वो इंसान वही था जो जो उसकी मम्मा थी, तो एक बार उसकी मम्मा से बदतमीज़ी कर रहा था। तब वैन ने उसे ईंटे से मारा भी था। लाइक उसके सर पे ईंटा फेंक दिया था, तो उसके सर पे लगी थी। वो निशान भी उसके सर पे था। लाइक माथे पर वो निशान था। अभी वो सब लोग ना वैन की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। वैन पीछे हट रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे पलटता है भागने के लिए, वो तीनों लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे ज़मीन पे गिरा देते हैं और उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और एक इंसान उसके ऊपर खड़ा होता है। लाइक वो ज़मीन पे गिरा था और उसके पैरों के पास एक इंसान खड़ा होता है। वैन अभी बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब ऐसा सीन था कि जिस इंसान ने उसका हाथ पकड़ा था ना, उसने ना कलाई के एंड तक से पकड़ा हुआ था। लाइक जहाँ से हथेली शुरू होती है ना, वहाँ से उसके हाथ को प्रेस किया होता ज़मीन पे। तो वैन अपने जो कलाई होती है उसको फ़ोल्ड करता है, लाइक उसको घुमाता है ऊपर की तरफ और अपने नेल से उस इंसान के हाथ पे स्क्रैच करने लग जाता है। लाइक कस के दबाने लग जाता है, जिससे उस इंसान को पेन होता है और वो हाथ छोड़ देता है और ये चीज़ वो दूसरों के साथ करता है। अब फिर वहाँ पर जो भी सामान मिलता है, वो उस लोगों को मारने लग जाता है। अब ये वैन उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। लाइक उसके हाथ में जो भी कुछ पड़ रहा था, वो सीधा उनके सर पे मार रहा था, जिससे उनके सर पे लग रही थी। अभी वैन एक जगह पे फँस जाता है। लाइक वो लोग पूरा लोग ना उसे घेर लेते थे ये लोग, और वैन इसके ऊपर फँस जाता है और चुपचाप से खड़ा होता है डरा-डरा सा। अभी वो लोग उसे करीब आने लग जाते हैं, लेकिन वैन ना जहाँ खड़ा था ना, उसके पीछे वो स्टिक्स रखे हुए थे, हॉकी स्टिक्स। अभी वैन के हाथ में एक स्टिक आ जाती है और जो उसके सामने आ रहा था, वो उसी हॉकी स्टिक से उसके सर पे मार देता है, काफ़ी फ़ोर्स से। अभी वो आदमी बेहोश हो जाता है और बाकी 2 जो मेंबर थे, वो तो वैन को हैरत से देखे ही जा रहे होते हैं। वैन बिना कोई टाइम गँवाए उन दोनों के सर पे भी वैसे ही हॉकी मार देता है। वो तीनों लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और वैन बस उन तीनों को देखे ही जा रहा होता है। उसकी खुद की हालत अभी बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक तो वो बहुत वीक था, पर वो कहते हैं ना
इंसान की जब जान पे बनती है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक तभी होता है। तो अभी वैन की सिचुएशन ऐसी ही थी। वैन अब नीचे बैठ जाता है और उन सब बेहोश प्राणियों को देखने ही लग जाता है। वैन फिर मन में ही कहता है, तुम जैसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम लोगों का मर जाना ही अच्छा है। तुम लोग यहाँ से बाहर गए तो मेरी जगह कल कोई और होगा, इसलिए तुम सबको यही मरना होगा, यही मरना होगा। अभी वैन एक टेबल के सहारे से उठता है एंड अब वो वहाँ पर किचन ढूंढने लग जाता है। वो किचन ढूंढ लेता है, फिर वो वहाँ जाता है और जो गैस चूल्हा होता है उसकी गैस को ऑन कर देता है। फिर वो वापस उन लोगों के पास आता है और उनमें से एक आदमी होता है, उसके पैंट की जेब और शर्ट की जेब को चेक करने लग जाता है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आया था तो उसने देखा था कि वो इंसान सिगरेट पी रहा था और वैन को देख रहा था। तो उसकी जेब चेक करता है और उसे वहाँ पे लाइटर मिल जाता है। अभी वैन जो था वो वहाँ से निकल जाता है और बाहर से उस घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और वहाँ की खिड़की उसने खोल दी थी। घर पे ही जब वो था ना तब उसने खिड़की खोल दी थी और गेट बाहर से बंद कर देता। अब वो खिड़की के साइड आता है और थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और लाइटर जलाता है और उस घर में फेंक देता है। अभी वहाँ पे आग लग जाती है। अब वो धीरे धीरे उस खिड़की के पास आता है और उस खिड़की को बाहर से बंद कर देता है, लाइक लॉक लगा देता है। एंड घर तो अंदर से पहले से ही बंद था, मतलब बाहर से पहले से बंद था और खिड़की भी उसने बंद कर दी थी। वो ये भी चेक करता है कि वहाँ पर कोई पीछे का दरवाज़ा तो नहीं है, लाइक कोई और गेट तो नहीं है, तो ऐसा कुछ था नहीं। वो सब कुछ चेक कर लेता है और फिर वहीं पे बैठा रहता है। अभी उन लोगों को होश भी आ गया होता है अंदर, लेकिन वो लोग बहुत कोशिश के बाद भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और वहीं पे जल के मर जाते हैं। उनकी चीखें वह जब बाहर सुन रहा होता है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। माँ के मरने के बाद पहली बार उसके चेहरे पे स्माइल आई थी, भले वो डेविलिश वाली स्माइल थी पर स्माइल थी। अभी वैन वहाँ पर बैठा ही रहता है और बहुत टाइम हो गया होता है। अब वैन उस घर के पास जाता है और उस घर की जो कुंडी उसने लगाई थी बाहर से उसे वो खोल देता है। खिड़की की कुंडी भी वो खोल देता है और खिड़की से उन लोगों को देख रहा होता है, लाइक जो मर चुके होते हैं उनकी डेड बॉडी को देख रहा होता है। और देख के वो एक स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वैन अभी अपने जो उसका मोहल्ला था वहाँ पर आ जाता है और अपने घर जाने वाला होता है। तभी उसकी नज़र उस इंसान पे पड़ती है जो कि उसे वहाँ पर लेकर गया था। वो इंसान भी वैन को देख लेता है और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। वो फिर वैन के हाथों की तरफ देखता है, उस पर उसकी नज़र आती है जो कि हल्के जल चुके होते हैं। वो भी समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। अभी तभी वैन उसके पास आता है, उस अंकल के पास, और कहता है, चाचा आपने आज मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था, मैं इसे भूलूंगा नहीं और मैंने भी आपके लिए सरप्राइज़ तैयार किया है। आई एम श्योर आप भी वो सरप्राइज़ नहीं भूलेंगे। अभी वो इंसान वैन को घबराहट में देख रहा होता है क्योंकि वैन की आंखों में अभी वहशत उतर आई थी। ये वो वैन केसिंग उसे लग ही नहीं रहा था जिसे वो लेकर गए थे। वैन अभी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। अभी वैन उस इंसान को देख के स्माइल कर रहा होता है, फिर वो उनके शोल्डर्स को पकड़ता है और कहता है, चाचा जाइए ना। अभी वो इंसान उसी जगह पर जाता है और वहाँ का मंजर देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो पुलिस को बताता है कि वैन केसिंग ने ऐसा कर दिया है तो वैन केसिंग के मार्फत ये बात पता चलती कि वो वहाँ पर वैन केसिंग को क्यों लेकर आया था। एंड ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है उसके लिए खुद भी, तो कुछ भी नहीं बताता है एंड खुद ही कह देता है कि जो लोग थे उसके दोस्त लोग वहाँ पर पार्टी वार्टी कर रहे थे और गैस सिलेंडर लीक होने के कारण घर पे आग लग गई और वो सब मर गए। खुद ही ऐसे बताया था और कोई इससे शक भी नहीं करता, क्योंकि थैंकफुली ना तो वैन केसिंग को उसके साथ जाते हुए किसी ने देखा था, ना ही वैन केसिंग को वहाँ से आते हुए किसी ने देखा था, और ना ही वैन केसिंग को उस इंसान से बात करते हुए किसी ने देखा था। तो वैन केसिंग इस चीज़ से सेफ हो जाता है। अभी वो इंसान वैन केसिंग से ना काफ़ी डर के रहता है और मोहल्ले में भी अब वैन केसिंग के अच्छी बिहेवियर से कोई उसे परेशान नहीं करता था, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो गया था और तेज़ टाइप का हो गया था। लाइक वो पहले इतना नहीं था, लोग उसे परेशान करते भी थे तो वो ज़्यादा बोलता नहीं था, वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेता था, ना ज़्यादा लोगों से बात करना और ना किसी को जवाब देना, कुछ नहीं। पर अब ऐसा नहीं था। वैन केसिंग को एक बात समझ में आ गई थी कि
अगर ज़िंदा रहना है तो सिधाई से काम नहीं चलेगा। उसकी सिधाई आज उसे इतने बड़े खतरे में लेकर चली आई थी। अब वो एकदम से चेंज हो गया था एंड ऐसे करते-करते काफ़ी समय बीत जाता है एंड अब वो 15 इयर्स का हो गया होता है। लेकिन वो जो इंसान था उसका नेबर वो स्टिल उससे डरता था। वैन की कंडीशन अभी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई थी क्योंकि वो छोटे-मोटे काम कर लेता था। लाइक उसके शरीर में ताकत ज़्यादा थी, पहले उतनी नहीं थी, तो अब वो छोटे काम जो थे वो कर लिया करता था, तो उसकी कंडीशन थोड़ी बेहतर थी। पढ़ाई तो वो कर ही रहा था। लेकिन ना अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस जगह पे उनका घर था ना, वो जगह एक बिल्डर को चाहिए थी। सभी वहाँ पर उस आदमी के डर से मान भी गए थे, पर वैन केसिंग नहीं मान रहा था उस घर को किसी भी हालत में छोड़ने के लिए। वो घर उसके लिए उसका मंदिर था, लाइक एवरीथिंग था उसके लिए। अभी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के जो उसका नेबर था ना, वो एक प्लान बनाता है एंड इस प्लान में ये था, लाइक वो उन लोगों को तो जानता ही था जो किडनैपिंग करते थे, लाइक ये जिन वाले लोग, जिनके जो मेंबर थे वो टपोरी टाइप को तो थे ही, और वो आदमी भी कुछ शरीफ नहीं था, तो वो उन सबको जानता था एंड वो एक प्लान बनाता है कि वैन केसिंग को किडनैप करके वहाँ भिजवा देंगे, उसके पैसे भी लेंगे और जब ये घर वो उस इंसान को देगा बिल्डर को, तो उसके डबल पैसे मिल जाएँगे क्योंकि वैन मान ही नहीं रहा था किसी चीज़ के लिए। एंड वो आदमी जो था वो पुलिस पुलिस का चक्कर नहीं चाहता था, इसलिए वो वैन को ऐसे ही मनाने की कोशिश कर रहा था कि लाइक वो मान जाए, पर वैन इतना ज़िद्दी था, वो मान ही नहीं रहा था। एक बार उस आदमी के जो गुंडे लोग थे उनसे वैन का झगड़ा भी हुआ था, वैन को बहुत चोट आई थी, पर स्टिल वो नहीं मान रहा था। तो वो ऐसा प्लान बनाता है और वो प्लान सक्सेसफुल होता भी है। वैन जब जहाँ पे वो काम करता था, एक जो गोदाम नहीं होता है राशन वाला, वहाँ पे वो काम करता था, वहाँ से वो आ रहा होता है, तभी उसके सामने एक वैन आके रुकती है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ गुंडे उससे बाहर निकलते हैं। एक इंसान उसको क्लोरोफॉर्म से उसका मुँह दबा देता है एंड उसको बेहोश कर देता है एंड फिर वो लोग उसे उसी जगह पर ले आ जाते हैं जहाँ पर वो साउथ इशू से मिला था। अभी यहाँ पर उसके आने के अगले दिन वहाँ एलेक्स आता है, जिसे बहुत मार पीट के लाया गया होता है। लाइक साउथ जीशु को और वैन को तो यहाँ बेहोश करके लाया गया था, लेकिन मतलब जीशु तो बेहोश था ही पहले से, पर वैन को बेहोश करके लाया गया था क्योंकि वो ऐसे हाथ लगने वाली पार्टी था नहीं। लेकिन वो जो अपना एलेक्स था उसे वो लोग बहुत मार मार के लाए थे, वो होश में था, उसे बहुत चोट लगी हुई थी एंड वो बहुत रो भी रहा था। अब एलेक्स को जब वैन देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बुरा फील हो रहा था, उससे वो काफ़ी अपनापन महसूस कर पा रहा था क्योंकि उसकी सिचुएशन भी वैसी थी। जब वो छोटा था तो उसे भी लोग मारते रहते थे, परेशान करते रहते थे एंड अभी वो भी ऐसी सिचुएशन में, तो वो ना चाहते हुए भी उसके प्रति अफेक्शन फील करने लगा था। अभी वो दोनों वहीं पे रहते थे एंड वैन और वो शुरू में दोनों ही भागने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन जब वैन ने दूसरी बार कोशिश की थी तो उसके बाद ही उन दोनों को बहुत मार पड़ी थी और एलेक्स अब इतना मार बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो कमज़ोर था, वैन में ताकत थी, वैन में सहन शक्ति थी, उसमें नहीं थी। फिर भी वैन के कन्विंस करने में उसने 2 बार ट्राई किया था, पर उसकी हिम्मत और उसके शरीर की ताकत जवाब दे गई थी, पर वैन कोशिश करता ही रहता था और इस कोशिश में उसने 2 इंसानों को मार भी दिया था। जो गुंडे थे उन्हें मार दिया था उसने यहाँ से निकलने के चक्कर में। वो हमेशा एलेक्स से यही कहता था कि जब यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा तो हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेंगे। वो एलेक्स से बहुत प्यार करने लगा था थोड़े टाइम में ही। एलेक्स उसे उसके छोटे भाई की तरह लगता था और सच मायने में एलेक्स उसका लकी चार्म था। वैन अभी ये सब कोशिशें करते रहता था और 5वीं बार जब उसने कोशिश की थी तभी उसे बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी। सबसे ज़्यादा मार तभी पड़ी थी क्योंकि तब तक उसने वहाँ पे सभी लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया था। सब उससे परेशान हो चुके थे सिवाय रहीम चाचा के एंड उस शव के, जो कि वहाँ पे खाना बनाता था, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। पर वो फिर भी वैन की हिम्मत को देख के खुश हो जाता था और रहीम खान भी। एंड उसी दिन जब 5वीं बार उसे मार पड़ी थी तभी जीशु को यहाँ लाया गया था और वो जीशु से मिला था एंड जब वो यहाँ से चला गया था उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया गया था, लाइक उसे जहाँ बेच दिया गया था वहाँ पर भी वो इतना ही ज़िद्दी था। लाइक वो लोगों की बात नहीं मानता था और पीटता रहता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने ये सब करना बंद कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि उसकी शरीर ज़्यादा देर तक सब झेल नहीं पाएगा। ज़िंदा रहना है तो उसके लिए
शरीर में ताकत रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर वहाँ पर काम कर लेता था क्योंकि उसे वहाँ से निकलना था। जिस दिन वो यहाँ से भागने का अपना प्रथम प्रयास करने वाला था, उसी दिन वहाँ पर पुलिस आ गई थी और पुलिस ने उन सब लोगों को बचा लिया था। एंड वहाँ से आने के बाद जब उसे पता चला था कि जीशु वहाँ से जा चुका है और एलेक्स उसे जिन्हें मार दिया, तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुखी फील हुआ था क्योंकि एलेक्स एलेक्स के लिए भाई की तरह था। अब वो अपने घर आता है जहाँ पर वो रहता था, तो देखता है कि वहाँ पर आधी बिल्डिंग बन चुकी है। उसे वहाँ पे आने में 3-4 महीने लग गए थे क्योंकि वो काफ़ी दूर से भेजा गया था, तो उसे आने में देर हो गई थी। अभी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसके नेबर के ऊपर। वो मन में ही वादा करता है अपने आप से कि जैसे उसने उससे उसका मंदिर छीना है, वो भी उसका मंदिर उससे छीन लेगा। बिकॉज़ ऑब्वियसली उसे पता चल ही चुका था वहाँ पर रहकर कि उसे बेचने वाला आदमी था कौन। अभी उसके पास रहने की जगह तो थी नहीं, तो वो फुटपाथ पर ही सो जाया करता था। अभी एक रात वो ऐसे ही फुटपाथ पे बैठा हुआ होता है एंड वो देखता है कि सेम वही सिचुएशन होने वाली थी। ट्रैफिक में रेड लाइट जल रही थी और एक बच्चा अपने पापा के हाथ से छुड़ा के अपने आप ऐसे ही रोड पे घूमने लग गया था। उसके पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे। जब तक उनके पापा उधर देखते हैं, वो लड़का रोड पे आ गया होता है और सामने से गाड़ी आ रही होती है। फिर से ऐसे कुछ होने वाला होता है, लेकिन वैन ये चीज़ देख लेता है और वैन तुरंत से भाग के जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। इसमें वैन को थोड़ी चोट आ गई होती है। अभी वो इंसान वैन के पास आता है और वो बहुत ही अच्छा आदमी था। वो अपने बच्चे को डाँटता भी है और वैन से थैंक्स कहता है और उसकी पट्टी करवाने के लिए बोलता है। फिर वो वैन से पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वैन बताता है उसे अपनी सिचुएशन। तो वो इंसान उसे अपने घर ही ले आता है। वैन एकदम से ही उनके साथ आने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था क्योंकि उसे अब किसी पे भरोसा नहीं था। पर फिर भी वो इंसान उसे बहुत मुश्किल से कन्विंस करके अपने घर ले ही आता है एंड उसे वहाँ पर रहने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसकी बेटी की देखभाल करे। लाइक वो वैन को उस बच्चे का केयरटेकर बनने के लिए कहता है और वैन हाँ कर देता है क्योंकि उसे अभी काम की ज़रूरत थी। अभी वैन वहीं पे रहता था और वो फैमिली अच्छी थी। वैन को बहुत मानती थी। वैन भी उस बच्चे से काफ़ी ज़्यादा अटैच था। अब उसकी लाइफ में थोड़ा-थोड़ा सब कुछ ठीक हो रहा होता है। जैसे वो पहले किसी पे विश्वास नहीं करता था, किसी को प्यार नहीं करता था। उसकी लाइफ में सिर्फ़ 2 लोग थे उसकी माँ के अलावा जिसे वो प्यार करता था। एक यीशु और दूसरा एलेक्स। पर अभी वो उस बच्चे से भी बहुत प्यार करता था और उस फैमिली को भी बहुत मानता था। अभी एक रात वैन अपने कमरे में होता है, उसका वहाँ पे अपना कमरा था, वहाँ पे वो होता है और अकेली रात में बैठा होता है, उसे नींद नहीं आ रही होती है, तो वो शीशे को याद करता है और उसकी एक पेंटिंग बनाता है। ये पहली पेंटिंग थी जो उसने बनाई थी और वो पेंटिंग नहीं थी, वो कैनवास पे नहीं बनाई थी उसने, वो ड्राइंग बुक होती है ना, वो उसने उस पे बनाई थी। एंड जो वहाँ पर बच्चा रहता था जिसकी वो देखभाल करता था, वो आता है वैन के रूम में और वो पेंटिंग देख लेता है एंड फिर वो उससे कहता है कि वो उसे सिखाए कि ड्राइंग और पेंटिंग कैसे करते हैं। वैन हाँ कर देता है एंड वैन उस बच्चे को पेंटिंग बनाना सिखाने भी लग जाता है। वो लिटिल किड एक दिन वैन के लिए कैनवास और जो पेंटिंग का सामान होता है वो लेकर आता है और उसे बनाने के लिए कहता है कोई अच्छी सी पेंटिंग उसके लिए। तो वैन वो पेंटिंग बना ही रहा होता है, तभी उस बच्चे के पापा आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वैन कितनी प्यारी सी पेंटिंग बना रहा है। वो जो अंकल थे वो वही काम करते थे, जो ऑक्शंस होती थी वो उसे होस्ट करते थे। अभी वो अंकल वैन से इस बारे में बात भी करते हैं। वैन पहले तो हेसिटेट कर रहा होता है, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने लिए, तो वो हाँ कर देता है। अभी वैन पर उन अंकल से कहता है कि वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहता है। अंकल उससे इसका कारण भी पूछते हैं, पर वो उस समय कुछ नहीं कहता, पर अंकल भी ज़िद नहीं करते। अब वैन अपनी फर्स्ट पेंटिंग को वहाँ पर लॉन्च करवाता है एंड वो अंकल ही लॉन्च करते हैं और वहाँ पर वो जुन नाम से आर्टिस्ट के नाम से, जुन आर्टिस्ट के नाम से पेंटिंग लॉन्च करवाता है। अभी उसकी फर्स्ट पेंटिंग पर ठीक-ठाक ही रिस्पॉन्स आया होता है एंड इससे जो फैन होता है उसे प्रोत्साहन मिलता है। अंकल भी उसे बहुत सपोर्ट करते थे। अभी धीरे-धीरे करके वैन की पेंटिंग्स ना फेमस होने लगती है, तो उसे जो फर्स्ट टाइम उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। पहले भी पैसे मिले थे, पर वो पहले इतने नहीं मिले थे कि वो जो चाहता था वो हो पाया। अभी जब उसे थोड़े पैसे उसे मिल जाते हैं, उसके पास अच्छे पैसे हो जाते हैं, तो वो ना उसका जो नेबर था ना, उसकी जो कपड़ों की दुकान थी वो काफ़ी फेमस दुकान थी, वो वहाँ पर आग लगवा देता है। एक व्यापारी के लिए तो उसका जो दुकान होती है, जो शॉप होती है, वही उसका मंदिर होता है ना। वो वहाँ उस जगह से सबसे ज़्यादा प्यार करता है।
तो वैन गेसिंग ने उस जगह को जलवा दिया होता है और वो लोग काम भी इतना अच्छे से किए होते हैं, लाइक जो आग लगाए थे, कि पुलिस को भी सबूत नहीं मिलते। लाइक वो प्रोफेशनल्स थे, तभी तो ज़्यादा पैसा लगना था उसमें। अभी इसी बीच उसे जीशु के बारे में पता चलता है, लाइक जीशु कौन है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। अभी कुछ समय और बीत जाता है एंड अब जो भाई होता है वो वैन की लाइफ में आता है उसका असिस्टेंट बनकर। भाई अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वो भी ना वैन का फ़ैन था, लाइक जुन का फ़ैन था, सॉरी जुन का फ़ैन था वो। एंड अब असिस्टेंट रखना है तो उसे तो अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। एंड जो वैन था उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि जो भी उसके लिए काम करेगा वो कभी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, और अगर ऐसा वो कुछ करता है तो उसकी काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उन लोगों को। एंड ऑब्वियसली भारी कीमत से उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भारी कीमत पैसे वाली तो नहीं थी। अभी फ़ई उसके साथ काम करने लग जाता है एंड फ़ई काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद इंसान था उसके लिए। अब शुरू में ना तो वैन उससे बात नहीं करता था और वो भी अपने काम से ही काम रखता था, ज़्यादा उनकी बातें नहीं होती थी, काम भर की बात होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके बीच में जो बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता था ना वो चेंज होने लगा था। लाइक अब वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, अपनी अपनी बातें शेयर करते थे, लाइक अपनी पसंद नापसंद बताना एंड हंसी मजाक, ये सब चीज़ें अब उनके बीच में होने लग गई थी। उनका रिश्ता दोस्त जैसा तो नहीं था, पर बस एक बॉस एंड एम्प्लॉय की तरह भी नहीं था, अच्छा बॉन्ड था उनका। अभी फ़ई इतने टाइम से उसके साथ रह रहा था, मैडम अलग जगह पे रहता था, तो उसने नोटिस कर लिया था कि वैन जो है जो किसी पर ध्यान नहीं देता। वो जब भी ज़ाहिद न्यूज़ कभी टीवी पे या फिर फ़ोन में कभी उसे दिखती तो वो उसे घूर-घूर के देखने लग जाता। और ऑब्वियसली ज़ाहिद के बारे में न्यूज़ तो आती ही रहती थी क्योंकि वो एनविक का होने वाला प्रेसिडेंट था। तो वैन ना उसकी जो भी न्यूज़ आती थी, जो भी पिक्चर, आर्टिकल वगैरह जो भी, वो सब वो बहुत ध्यान से देखता था और ये चीज़ फ़ई बहुत नोटिस करता था। अभी एक दिन क्या होता है, वैन अपने कमरे में बैठा हुआ होता है, फ़ई उसके पास आता है और कहता है अम, जुन सर। तो जुन मतलब अपना वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ। फ़ई उसके पास आके बैठ जाता है और कहता है पता है आज ऑक्शन में क्या हुआ? अभी वैन ना पूछता नहीं था कि उसकी पेंटिंग किसने ली है, क्या हुआ ऑक्शन में, वो कुछ भी नहीं पूछता था। उसे बस उसका चेक मिल जाए, बस इतना बहुत था उसके लिए, वो कभी पूछता नहीं था ऑक्शन के बारे में कुछ भी। और इस बार भी वैन ऐसा ही करता है, लाइक वो फ़ई की बातों को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए कहता है हू केयर्स। तो फ़ई कहता है आई केयर। आपको पता है आज आपकी पेंटिंग को किसने ख़रीदा है? वैन अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कहता है, मतलब फ़ोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कहता है किसने खरीदी है और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कभी तुमसे पूछा है? तो जो फ़ई होता है वो वैन का शोल्डर पकड़ता है और कहता है जो सर तो पूछिए ना। तो वैन कहता है मैं क्यों पूछूं? अब फ़ई उठता है और पाउट वाला मुंह बनाता है और कहता है मत पूछिए, मैं अभी नहीं बताऊंगा कि जो आज आपकी पेंटिंग खरीदने आया था वो आपको जानता है, लाइक आप उसे जानते हो। और ये बोल के वो जाने लगता है, तभी वैन कहता है रुको। अभी फ़ई रुक जाता है और शरारती स्माइल करता है और कहता है आपको क्या करना है जान के? मैं जाता हूँ। अब आप बहुत थक गए होंगे, मैं जाता हूँ। अभी वो जाने लगता है, एक कदम आगे बढ़ाता है। वैन कहता है वहीं रुक जाओ वरना यहीं तुम्हारी समाधि बना दूँगा। अब वही उसकी तरफ देखता है और कहता है बोलिए। अब वैन उसके पास आता है और कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ, उसने पेंटिंग खरीदी, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसे जानता हूँ? तो वही कहता है मैं बता दूँगा आपको, लेकिन आपको फिर मेरे कई सारे सवालों के जवाब देने होंगे, डील? तो वैन कहता है डील। अभी वही कहता है वो एनविक के। तो वैन अभी एकदम से एक्साइटेड रहता है, कहता है एनविक के क्या? तो वही जो होता है वो वैन के आगे आ जाता है, लाइक वैन जहाँ खड़ा था उससे थोड़ा आगे आता है, कमरे के अंदर आता है और लोग दहलीज पे थे ना तो उसको क्रॉस करते हुए आ जाता है अंदर, कहता है एनविक के। तो वैन फिर उसके बाद आता है, कहता है एनविक के क्या? तो वही कहता है एनविक के होने वाले प्रेसिडेंट वहाँ आए थे और उन्होंने आपकी पेंटिंग खरीदी। अभी वैन तो लाइक
7वें आसमान में पहुँच जाता है। वो एकदम से ही फ़ई के पास आता है, उसके शोल्डर्स को पकड़ता है और कहता है, "शिशु, शिशु है तो वहाँ पे?" तो फ़ई होता है, वो कहता है, "जी।" वैन खुशी से कहता है, "तुमने देखा उसे?" "हाँ, तुमने तुमने देखा उसे?" तो फ़ई कहता है, "हाँ, देखा मैंने।" पता है, जब वो पेंटिंग मैंने उनके हाथों में थमाई थी, वो उस पेंटिंग को कैसे घूर-घूर के देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आँखों से देखते-देखते उस पेंटिंग के अंदर समा जाएँगे। फिर मैंने इस बात सुन के हँसने लग जाता है। फिर जो वही होता है वो कहता है, उन्हें देख के पता चल रहा था कि वो पेंटिंग को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी जो पेन होता है वो स्माइल करता है लाइक, और ये स्माइल बहुत ही डिफरेंट थी। अभी फ़ही पेन को देखता रहता है, फिर एक शरारती स्माइल करता है और कहता है, "आप उन्हें जानते हैं ना?" तो वैन जो होता है वो फ़ेरी तो देखता है, कुछ बोलता नहीं है। फिर फ़ई कहता है, "वो आपके रिश्तेदार हैं? भाई हैं आपके?" फ़ैन तो उसकी बात सुन के चिढ़ ही गया होता है और वो वहाँ पर जो जग में पानी रखा होता है वो जग उठाता है और पूरा फ़ई के फेस पर ही गिरा देता है। लाइक मतलब फेस पूरा पानी-पानी हो गया होता है। फ़ई स्टिल हँसे जा रहा होता है क्योंकि वो वैन के नेचर से वाकिफ़ है। वो जानता है कि वैन उसको इंसल्ट नहीं करेगा और ना कभी वो करता था। पर वो चिढ़ा हुआ है इसलिए उसने ऐसे काम कर दिया है। अभी वैन कहता है, "अब हो गया ना तुम्हारा?" तो फ़ई कहता है, "नहीं, अब आप मुझे बताएँगे कि मैटर क्या है?" अभी वैन फ़ई को देख रहा होता है। फ़ई फिर कहता है, "इट्स ओके, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते, इट्स अप टू यू जुन। मैं कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स तो नहीं कर सकता। बस मैं जानना चाहता था कि अगर आप उन्हें पसंद करते हैं, तो ऐसे डिस्टेंस में रहने का क्या मतलब है? बताइए मुझे। आप उनके पास ऐसे भी जा सकते हो और मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप ऑक्शंस में आते क्यों नहीं हो? मुझे क्यों भेजते हो? क्या आप नहीं चाहते कि कोई आपको जाने?" अभी बेंच जो होता है वो टेबल पे ऐसे ही बैठ जाता है और कहता है, "नहीं चाहता मैं कोई जाने मुझे। मुझे नहीं चाहिए ये फ़ेम, मुझे बस अमीर बनना था और जो कि मैं बन चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे जानें, इसीलिए।" तो जो भाई होता है वो कहता है, "ठीक है।" और तो मैंने उसकी तरफ देखता है और कहता है, "ओके, फ़ाइन।" वैन स्माइल करता है और फाइनली वो फ़ई को सब बताने का निर्णय करता है। लाइक वो मर्डर वाली बात नहीं, बाकी सब चीज़ें बताने का निर्णय करता है क्योंकि फ़ई उसके लिए काफ़ी भरोसेमंद इंसान था और वो बात उसने इसलिए नहीं बताई होती क्योंकि वो उससे डराना नहीं चाहता था। ऑब्वियसली अगर वो ये बात उसे बता देता तो उनके बीच में जो रिश्ता है ये वैसा नहीं रह जाता जैसा अभी है। तो वो इसे नहीं बताता। अभी जो फ़ई होता है वो सब सुनता रहता है, फिर कहता है, "तो आपका नाम वैन है, वैन गेज़िंग?" तो फ़ई कहता है, "हुँ।" अभी जो फ़ई होता है वो कहता है, "आप उनसे मिलते क्यों नहीं जाके?" वैन कहता है, "कैसे जाऊँ यार? पता नहीं उससे मैं याद भी आऊँगा कि नहीं, और जिन हालातों में हम मिले थे, मैं चाहता भी नहीं कि मुझे देखकर उसे वो सब चीज़ें याद आए।" फ़ई वैन के शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है, "अपने अतीत से भी कोई भाग पाया है भला? वो क्या अपने अतीत को याद नहीं करते होंगे? आप मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि आपको देखकर उन्हें अपना अतीत याद आएगा। जो चीज़ आप लोगों ने भोगी है, वो सब चीज़ें कोई बोलता भी है क्या? मुझे लगता है कि आपको उनसे मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो भी आपसे मिलना चाहते हो और किसी कारणवश नहीं मिल पा रहे हो।" तो वैन कहता है, "नहीं यार।" अभी जो फ़ई होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा समझाने लगता है एंड ऐसे टाइम पे उसे जो अपना फ़ायदा उसे एक मौका मिल भी जाता है। जो फ़ई होता है वो उस इंटरव्यू वाली न्यूज़ को देख लेता है कि नंदिनी मैम ने जो जिशु है उसके लिए इंटरव्यू रखे हैं बॉडीगार्ड के लिए, और वही जाकर मेरे को ये चीज़ बता देता है। अभी वैन जब ये चीज़ सुनता है तो फ़ई ने तो उसे समझा के ही रखा था अच्छे से। तो जो फ़ई होता है वो कहता है, "आप क्या वेट कर रहे हैं? जाइए, अब तो किस्मत भी आपको बुला रही है, आपके जिशु के पास। जाइए, और ये जो सब आपने सीखा है, ये सब किस दिन काम आएगा?
आपको आपकी मंजिल बुला रही है, जाइए। अभी इस टाइम तक जो वैन था उसने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली थी, लाइक जैसे लड़ाई कैसे करते हैं, जो भी कुछ फ़ाइट वाली चीज़ें होती हैं ना वो सब कुछ उसने सीख रखी थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ऐसे काम आएगी, क्योंकि उसका ऐसा प्लान नहीं था कि वो जीजू के पास जाएगा। लेकिन अब वो सब चीज़ें उसके काम आने वाली थी, लाइक मार्शल आर्ट, फ़ाइट कैसे की जाती है, शूटिंग कैसे की जाती है, गन यूज़ कैसे की जाती है, लाइक जो भी कुछ चीज़ें लोगों को मारने के लिए, लाइक फ़ाइट करने के लिए सही लगती हैं, उसने वो सब कुछ सीखी थी। एंड अब वो सब चीज़ें उसके काम आने वाली थी। अब ये जो फैन होता है वो स्माइल करता है और भाई को हक कर लेता है। एंड नेक्स्ट डे ही वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर नंदिनी मैम जो सारे बॉडीगार्ड्स थे उनको फाइनल करने लगती है। एंड वैन उसमें सिलेक्ट हो जाता है। अब ये सब चीज़ें जो वैन होता है वो ऋषि को सब बता देता है। अब ये जो ऋषि होता है वो बेड पे बैठा हुआ होता है और वैन खिड़की के पास खड़ा हुआ होता है। वैन फिर ऋषि की तरफ दिखता है जो कि हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वैन को देखे जा रहा होता है। एंड वैन उसके पास आता है और स्टिल घुटनों पे आके बैठ जाता है और कहता है, डू यू हेट मी नाउ। वैन के पास सुनकर ऋषि तो उससे देखे ही जा रहा होता है। वैन कहता है, आशु डू यू हेट मी नाउ, आप मुझसे नफरत करते हैं। ऋषि वैन के गालों पे हाथ रखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, नहीं कभी नहीं, मैं खुद से नफरत कर सकता हूँ, तुमसे कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे मन में कि मैं तुमसे नफरत कर सकता हूँ। तुमने जो किया ठीक किया, समझे तुम। अभी जो वैन होता है वो तो बस जीजू को देखता ही रह जाता है। अभी वैन जीजू के गोद पे अपना सर रखता है क्योंकि वो ऑब्वियसली ऊपर बैठा हुआ था और वैन नीचे बैठा हुआ था, तो वो उसके गोद पे अपना सर रखता है और कहता है, जस्ट डोंट हेट मी, मुझसे कभी नफरत मत करना प्लीज़, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। अभी जो शिशु होता है वो वैन के सिर पे अपने से हाथ फेरता है और कहता है, पागल हो तुम, मैं कभी तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता। अभी वैन का फेस शिशु अपनी तरफ करता है और कहता है, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो वैन ना शिशु को बहुत ध्यान से देखता है और कहता है, सही कहा आपने, जो लोग ऐसा कुछ करने का सोचते भी हैं, किसी के साथ गलत करने का सोचते हैं, गलत करते हैं, उनके साथ यही होना चाहिए। अभी वैन को जीजू हक कर लेता है और मैम भी फिर जीजू को हल्के से हक करता है और मैम में कहता है, जिन तुमने जो किया है ना उसकी सज़ा तो तुम्हें देकर रहूँगा, तुम्हें भी और तुम्हारे उस दोस्त को भी। तुम दोनों ने पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद की होंगी, कितने माँ बाप से उनके बच्चे छीने होंगे, क्या नहीं किया होगा, उसकी सज़ा तो मैं तुम दोनों को देकर रहूँगा। तुम्हारी वजह से मैंने अपना दोस्त खोया है, मेरे आशु ने बहुत कुछ सफ़र किया है, स्टिल कर रहे हैं, बस कुछ दिन की बात और फिर सब ठीक हो जाएगा। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय मां जरूर दीजिएगा। आई नो कि आज के एपिसोड में ऐसे ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि आधे से ज़्यादा पार्ट तो वैन केसिंग की फ्लैशबैक में चला गया था, बट वैन का पास दिखाना भी तो ज़रूरी था ना। एंड अब मैं इस वैन वर्शन को ख़त्म करने वाली हूँ, नेक्स्ट के ज़्यादा पार्ट नहीं बचे हैं। कोशिश करूँगी अगर लॉन्ग एपिसोड लेकर आ सकूँ तो अच्छा रहेगा, कुछ पार्ट्स में ही ख़त्म हो जाएगी। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। एंड जब शुरू किया था तब नवरात्रि चल रही थी, आज दशहरा है, तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं साक्षी आप सबसे विदा लेती हूँ, बाय बाय, जय वंशु, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल।